हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज फिर नए प्रश्नों को देखने वाले हैं। हालांकि ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, लेकिन आज नए वीडियो के साथ आए हैं तो नए प्रश्न होंगे। कुछ लोगों के लिए पुराने हो सकते हैं, जिन्होंने PYQ रिवीजन किया होगा तो उनके लिए पुराने हैं, लेकिन फिर भी उनको बार बार रिवीजन करने से कई फायदे होते हैं एग्जाम में। तो ये आपके UGC नेट के लिए, BPSC TRE4 के लिए, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है मिक्सअप प्रश्न है, सभी विधा से पूछे गए हैं, चाहे वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, भारतीय काव्य शास्त्र हो, कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य, जितने भी हैं हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो यहाँ पर सभी हैं। तो वन लाइनर फॉर्म में है, तो थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में भी जल्दी से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए सही टाइम पे। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वट पीपल के लेखक हैं, तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। महत्वपूर्ण है दिनकर जी, इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, कोई भी विधा हो तो ध्यान में रखना है। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता थे, तो ये कमलेश्वर जी हैं। और ये समानांतर कहानी BPSC TRE में पूछे गए हैं। शेष यात्रा की लेखिका हैं, तो ये उषा प्रियंवदा जी हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो ये हैं गर्षा दत्ताशी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को पहली बार लिखा। और वो कोई भारतीय नहीं थे, सबसे बड़ी बात है कि वो ये जो गर्षा दत्ताशी जी थे ये कोई भारतीय नहीं थे, ये फ्रेंच विद्वान थे। और देखिए कि भारत में रहकर इन्होंने हिंदी जैसी मातृभाषा को इन्होंने सपोर्ट किया, और इन्होंने ही फ्रेंच भाषा में तो लिखा, लेकिन सबसे पहले किसने लिखा, वो कोई भारतीय लोग नहीं थे। कौन थे? गर्षा दत्ताशी जी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है। बहुत बड़ी बात है कि पहला प्रयास से इन्होंने किया, और तब जाकर उनके बाद ही लोग आ पाए। और हिंदी साहित्य का हिंदी में इतिहास किसने लिखा है, और हिंदी विद्वान तो थे शिव सिंह सेंगर जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काल विभाजन किसने किया हिंदी साहित्य का सबसे पहले, तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके हिंदी साहित्य के, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थी, इसीलिए मैंने बताना जरूरी समझा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं, तो सोमप्रभ सूरि जी हैं। अजय की डायरी एक साहित्य की डायरी, जयवर्धन तथा पहला गिरमिटिया रचनाओं में से उपन्यास नहीं है, तो एक साहित्य की डायरी ये निबंध संग्रह है मुक्तिबोध के। और ये जो है UGC नेट के सिलेबस में लगी हुई है, ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है प्रश्न। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य तथा माधवाचार्य में से वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है, तो ये शंकराचार्य जी नहीं है। और इनके सिद्धांत को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे माधवाचार्य का कौन सा सिद्धांत इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था, तो इनके सभी सिद्धांत जितने भी हैं आपको ध्यान में रखना है, आचार्य के और आचार्य के नाम भी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है। राम नारायण मिश्र श्याम सुंदर दास जी हैं। रामचंद्र शुक्ल तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह में से नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं है, तो ये शुक्ल जी नहीं जुड़े थे उससे। हालांकि राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे, ध्यान रखना है तीनों को। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है कि जगनी की रचना कही जाती है, तो परमाल रासो, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है, जैसा कि कल सीरीज में जो है प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, तो इस पर काफ़ी मैंने चर्चा किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है।
अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं, तो ये माता प्रसाद जी हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे तथा गिरजा कुमार माथुर में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये द्वितीय तार सप्तक से जुड़े हुए हैं, और भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा गिरजा कुमार माथुर जो हैं ये तार सप्तक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक हथौड़ा वाला घर में और झुका और हुआ, तो पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल जी का। आगे है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कोटेशन है। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगले जन्म क्या है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। हालांकि ये रचना है किसी का, लेकिन जिस तरह के कुकृत्य मतलब हो रहे हैं समाज में बेटियों के साथ में, तो ये घिनौना जो हो रहे हैं, क्या ही बोलूं, जिस तरह के समाज में भी बेटियों को देखा जा रहा है और बदलाव की जो है कदम उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर रोज सुनते हैं कि कहीं ना कहीं बेटियों को जो है कितनी बेरहमी से मारा जाता है और क्या ही उनके साथ किया जाता है। तो वही लोग अगर बोल सकते हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हर लड़की के मन में डर सा लगा हुआ है कि क्या पता आगे क्या हो। लेकिन फिर भी लड़कियां हैं, कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आज की लड़कियां हैं तो हम बाहर निकलेंगे भी, काम भी करेंगे और जहाँ तक हो हिम्मत भी देंगे अगले पीढ़ी को। तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी भी सुधार होना चाहिए। अपने दृष्टिकोण में अगर इंसान सुधार लाए तो फिर ये सब घटना देखने को नहीं मिलेगा जो कि हो रहा है समाज में। चलिए, हालांकि इस टॉपिक पे कभी बात करेंगे फुर्सत से। चलिए, तो इसकी जो लेखक हैं ये उर्दू लेखिका हैं कुतुल एन हैदर, तो ध्यान रखना है। तो ऐसे यूजीसी ने इसको समान ही अंक दिया था इस प्रश्न का, क्योंकि आंसर में कोई ही ऑप्शन नहीं था उसमें आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा वार्तालाप हो गया बीच बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, पंक्ति है, तो महादेवी वर्मा, दीप मन शीर्षक से ये पंक्ति लिया गया है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे, तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो कि 1881 में मिर्जापुर से ये प्रकाशित होता था। आनंद कादम्बनी काफी महत्वपूर्ण ये पत्रिका रही है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं, तो ये रमेश चंद्र शाह जी हैं। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है, तो इन्होंने कोश निर्माण, राम कथा लेखन तथा तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ ये रहे हैं, इसीलिए फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त को आत्माराम का टेटे कहा जाता है, और बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी में ये काफ़ी उन लोगों में होता था, तो इसीलिए इस तरह के निबंध जो किसी के नाम पे कर दिया जाता था, तो ये प्रतीक है बाल मुकुंद गुप्त, तो ध्यान रखना है। आगे है प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम बताना है, तो हिंदी नवरत्न 1910 का है, प्रेमचंद और उनका युग 1952, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो कि शिवदान सिंह चौहान का है 1954 का है, छायावाद नामवर सिंह का है 1955 का है, और प्रेमचंद्र और उनका युग 52 ये किसका है, तो रामविलास शर्मा जी का है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद
1891 से 1969 ईस्वी, राम वृक्ष बेनीपुरी 1899 से 1968 ईस्वी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं 1904 से 1966 ईस्वी के बीच, और भगवत शरण उपाध्याय जी हैं 1910 से 1982 ईस्वी तक। तो ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियप्रदा का है 1967 का। आपका बंटी 1971 मनु भंडारी का है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 है। और चित कोबरा ये मृदुला गर्ग का है 1975 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो राजश्री 1915 है, विशाख 1921 है, अजात शत्रु 1922 ईस्वी का है, और स्कंदगुप्त 1928 का है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण नाटक है इनके। जितेंद्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सुनीता 1934 है, त्यागपत्र 1937 है इनका, कल्याणी जो है 1940 है, और सुखदा 1952 का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो भामा है 6वीं शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंदवर्धन है 9वीं शताब्दी के मध्य, अभिनव गुप्त हैं 10वीं शताब्दी के अंत एवं 11वीं शताब्दी के शुरू में। तो ये इनको ध्यान में रखना है, अभिनव गुप्त को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का अनुक्रम बताना है। तो इंद्र व्रजा जिसमें 11 वर्ण होते हैं, वसंत तलिका और इसमें 14 है, मंद्रा कांता 17 वर्ण, और शांद्रुल विकंडित 19 वर्ण। और इस तरह के जो प्रश्न हैं बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं। इस बार की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने दिया था एग्ज़ाम में मैं बैठी हूँ, और अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है टीजीटी पीजीटी का, और 6 to 8 का आया है, जिसमें मैं मेरा क्लियर है 6 to 8। और देखिए अभी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि चलिए ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर होगा। तो इसी तरह का मेरा है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है और मेरा इस पर पकड़ है, तो मुझे पता है। हालांकि अब जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक देख लेते हैं क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्या है। आदिकाल के रचनाकारों का सही अनुक्रम है। शरप्पा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 845 ईस्वी, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी, विद्यापति हैं 1350 से 1374 ईस्वी। चलिए अगला देख लेते हैं। स्थापना के आधार पर हिंदी संस्थानों का सही अनुक्रम है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी है, महत्वपूर्ण है काफ़ी ये, तो ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जो कि 1910 में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो कि गांधी जी से जुड़े हुए हैं, और ये प्रेमचंद्र के प्रतिनिधित्व में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1936 ईस्वी में साहित्य अकादमी जो कि 1954, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। तो कुंभन दास 1468 ईस्वी से 1582 ईस्वी, सूरदास 1478 से 1563 ईस्वी, परमानंद दास जो कि हैं 1493 से 1583 ईस्वी, और कृष्णदास जी हैं 1495 ईस्वी। तो ये जितने भी कवि हैं ये सभी अष्टछाप से जुड़े हुए हैं। चलिए अब देख लेते हैं। सही सम्मिलित करना है, भाषा रूप दी गई है, प्रयोक्ता दिया गया है। तो दक्षिणी से जुड़े हैं कुतुब शाह, कोसली से दामोदर पंडित, वज्रबुली से शंकर देव अवतरे, और संध्या भाषा जो है शरपाद यूज करते थे। और शरपाद जो हैं सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि लेखक भी रहे हैं। और हिंदी साहित्य के जो प्रथम लेखक माना गया है, इनको किसने माना है शरप्पा को, तो ये राहुल संस्कृतायन जी ने माना है। ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है आपको।
चलिए अगला देख लेते हैं। सही सम्मिलित करना है, इतिहास ग्रंथ है और लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणेश चंद्र गुप्त का है, गणपति चंद्र गुप्त का है, सॉरी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 का है, राम कुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रचना और कवि दी गई है। तो विजक किसका है? कबीर का है। अखरावट जो कि जैसी का है। भक्तमाल नाभादास जी का है। श्याम संगाई जो कि नंद दास का है। अगला उसी तरह का प्रश्न है, रचना है और कवि है। तो छत्रसाल दशक भूषण जी का है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है। भाव विलास देव का है। इश्कलता घनानंद का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न उसी तरह का है। काव्य छंद है और प्रयोक्ता दिया गया है। तो सोनेट के माने जाते हैं त्रिलोचन लेखक। हाइकू अज्ञे से जुड़ी है। सवैया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। और कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध से है। ये काव्य छंद है, ध्यान रखना है। अगला है, काव्य पंक्ति और कवि दी गई है। तो चीर सजक आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, तो महादेवी वर्मा का पंक्ति है। और है, रूपा ध्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबना, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का। अगला पंक्ति है, वेद ने तू भी भली बनी, तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत से है। और सुर मम्मे रम्मे रस राशि रंजिते महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो सभी महत्वपूर्ण है पंक्तियां, ध्यान रखना है इनको। अगला है, नाटक है, नाटककार है। बंधन अपने अपने शंकर शेष का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का है। नायक खलनायक विदूषक 1975 का है। चलिए डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कहानी है और कहानीकार हैं। तो कहानी है लाल पान की बेगम रेणु जी का है और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र का है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है। और शव यात्रा जो है ये श्रीकांत वर्मा का है। अगला है, पंक्ति फिर है और लेखक हैं संबंधित। तो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो ये चिंतामणि से पंक्ति उठाया गया है, शुक्ल जी का है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नाना प्रश्न और व्यक्ति हो जाना। तो ये देख सकते हैं कि इनका जो चाहे वो रचना हो या फिर पंक्तियां हो, व्यंग्यात्मक तरीके से ये लिखे हैं हरशंकर प्रसाद जी। काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला देख लेते हैं, एक है कि पंडिताई भी एक बोझ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा कहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अवधारणा है, संस्थापक हैं। तो सहृदय जो कि आनंद वर्धन ने दिया है। साधारणीकरण को भटनायक ने दिया है। मधुमती भूमिका जो कि केशव प्रसाद मिश्र से जुड़ा है। और अर्थ की लय जो कि जगदीश गुप्त द्वारा दिया गया है। अब देखिए कि स्थापना दिया गया है और तर्क दिया होगा। तो स्थापना है कि उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क क्या दिया गया है? तर्क है कि यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो ये तो दिया गया है लेकिन एक गलत होगा क्योंकि ऐसा नहीं है, प्राचीन सिद्धांत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर नवीन सिद्धांत है। अगर वही प्राचीन सिद्धांत ना होकर नवीन सिद्धांत रहता तो वो फिर सही हो जाता। तो एक गलत है और सही है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना क्या है? अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, बिल्कुल है। यह चैन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता है। तो ये दोनों ही सही हैं, यार दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। देखिए बात गलत कर दिया आपने, कैसे नहीं आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है।
और काव्य का सब कुछ काव्यालंकार है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि काव्यालंकार में रस ध्वनि, रस, अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलिए आप कि एक ही में सारा समदिष्ट है, उसी में समाया हुआ है, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग प्राथमिकता है, भूमिका है, अस्तित्व है, सब एक में ही नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों ही बात आप गलत कर रहे हैं, तो दोनों ही निगेटिव पॉइंट है, ध्यान में रखना है इस तरह के प्रश्न को करने के लिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। बिल्कुल सही होता है। और बिंब विधायक रचनाकार ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो ये दोनों ही बात सही है। अब किसी चीज़ को आपने कई वर्षों पुराना चीज़ को देखा है, आपके सामने वो घटित हुआ है, तो आप अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से फिर उस चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो ये दोनों ही सही बात है, ऐसा होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद है। बिल्कुल, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। बिल्कुल है। और इसी तरह की जो रचनाएं हैं आप छायावाद में देख सकते हैं, बखूबी आपको नजर आएगा। चाहे वो जयशंकर प्रसाद हो, पंत जी हो, महादेवी वर्मा जी हो, या फिर निराला जी की रचनाओं में आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल है, शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं में भी इस तरह की आप बात देख सकते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और ये अब लास्ट ही होने वाला है आपका, और जैसे ये ख़त्म होगा तो मैं लेटेस्ट पेपर आपके सारे करा दूँगी, डोंट वेरी। तो अगर आप आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे रिवीजन बार बार कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, तो आपको जल्दी से हो जाएगा, सारी याद हो जाएंगी। क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था यूजीसी नेट का, तो मैं एक ही वीडियो को बार बार देखती थी। उससे क्या होता था, और मैं कहीं भी रख भी देती थी तो सुनते रहती थी। तो ऐसा होता है कि वो माइंड में बहुत समय तक रहता है, और आप बार बार उसको रिवीजन कीजिएगा तो आप नहीं भूल पाइएगा इस तरह की रचनाओं को, या कविताओं को, पंक्तियों को। तो इस तरह से अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो बेटर है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। आज कुछ ज़्यादा मैंने बीच में वीडियो रोक कर थोड़ा सा गप भी हो गया। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ दोस्तों।